अगर आप थोड़ा बहुत भी बिजनेस न्यूज चैनल्स देखते हो या फिर आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ते हो तो इन शख्स का चेहरा आपने जरूर देखा होगा। थोड़े टाइम पहले इनके ऊपर जो है वो फ्रंट रनिंग का आरोप एक तरीके से कह सकते हो लगा था। सेबी ने इल्जाम लगाया था और अब ये चीज प्रूव हो चुकी है। एंड सेबी ने इन शख्स को, संजीव भसीन को और इनकी टीम को 11 करोड़ रुपए, लगभग 11 सवा 11 करोड़ रुपए जो इन्होंने अनलॉफुल गेन किया है फ्रंट रनिंग करके, उस पैसे को वापस करने का ऑर्डर दे दिया है। और संजीव के मतलब भसीन के हसीन शेयर, अगर आप जी न्यूज देखते होगे तो आपको ये मतलब लाइन याद होगी। सीएनबीसी आवाज पे भी, सीएनबीसी का जो बिजनेस न्यूज चैनल है उस पे भी आते हैं, जी बिजनेस पे भी आते हैं। ये आईएएफएल के साथ भी जुड़े हुए थे, आईएएफएल के डायरेक्टर्स में से भी एक थे कुछ समय तक। फिर उसके बाद आईएएफएल के साथ कुछ 1-2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे थे। एंड देन वहां पे भी वो टेलीग्राम, आईएएफएल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी वो स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे, जी बिजनेस पे भी स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे, सीएनबीसी पे भी स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे। तो अलग अलग बिजनेस चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे, प्लस टेलीग्राम चैनल्स पे स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे। एंड आर्टिकल्स वगैरह भी छपती थी कि हाँ संजीव भसीन ने ये स्टॉक रिकमेंड किया है बाई करने के लिए। अब सीन क्या है कि ये क्या कर रहे थे, ये कुछ अलग अलग कंपनीज के द्वारा, ये और इनकी टीम मिलके जो स्टॉक पहले खरीद लेते थे उन्हीं की स्टॉक रिकमेंडेशन आगे आकर देते थे। जैसे एग्जांपल के लिए पराग मिल्क के अंदर में 210 रुपए पे इन्होंने लगभग 50-51 हजार शेयर खरीद लिए। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं जो सेबी ने बताया है। अब 210 रुपए पे इन्होंने 51 हजार, 50-51 हजार शेयर खरीद लिए। अब उस शेयर को परचेज करने के बाद अलग अलग अपनी कंपनीज, अपनी और अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनके नाम की जो कंपनीज वगैरह है उनके, ताकि पकड़े न जाए, खरीद लिए। अब खरीदने के बाद जी बिजनेस पे आए, हाँ पराग मिल्क खरीदिए आप लोग, इतना टारगेट हो जाता है। सीएनबीसी पे गए, सेम वही स्टॉक को टारगेट के लिए वहां पे बता दिया। आईएफएल के टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी बता दिया। तो अलग अलग जगह पे जब ये स्टॉक को रिकमेंड करते थे व्यूअर्स को बाई करने के लिए, तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है जो कि इनको मानते थे, इन पर भरोसा करते थे, इनकी बात सुन के उसके अंदर परचेज करते थे। तो जैसे पराग मिल्क के केस में हुआ, 210 रुपए पे इन्होंने परचेस कर लिया, उसके बाद जाके और हर जगह पे अनाउंस कर दिया कि इसको खरीदिए, इसको खरीदिए, इसको खरीदिए। रिटेलर्स ने उसके अंदर में खरीदारी की, वो बढ़ के 2035 तक गया, 235 तक गया। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा एग्जिट मार दिया और लगभग 8-9 लाख रुपए कमा लिए। मतलब यही कुछ फिगर है, पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ फिगर है। तो ऐसे ही करके अलग अलग स्टॉक के अंदर ने ये और इनकी टीम ने लगभग 11 करोड़ रुपए बना लिए। तो भसीन के जो हसीन सपने थे वो अब टूट चुके हैं और भसीन जी के ऊपर सेबी का डंडा चल चुका है। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, क्या उनको जेल भेजा जाएगा? मुझे नहीं लगता कि उनको जेल भेजा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो पैसे हैं वो जमा करने के लिए किया कहा जाएगा और फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन ना हो इसके लिए सेटलमेंट अमाउंट पे किया जाएगा। तो यही सब चीजें होंगी और स्टॉक मार्केट के अंदर में जो भी इस तरीके की फ्रॉड होती है वो पैसों से ही सेटल होती है। ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि किसी को जेल नहीं जाना होता है। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट से 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए उनको बैन कर दिया जाता है। उसके बाद जितना पैसा उन्होंने कमाया है अनलॉफुल उसको वापस लिया जाता है, प्लस हो सेटलमेंट, फर्दर जांच ना हो इसके लिए सेटलमेंट अमाउंट कुछ पे किया जाता है, करोड़ों में हो, लाख में हो, जितना बड़ा केस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन लीगल कुछ वैसा नहीं होता कि हाँ 5 साल की सजा हो गई, चलो आपने स्टॉक मार्केट में स्कैम किया है इसके कारण। तो ऐसा अभी तो कुछ नहीं देखने को मिला और इनके केस में भी वो चीज नहीं देखने को मिलेगी। स्टॉक मार्केट में जो स्कैम होता है उसको भी लाना चाहिए लीगल प्रोसेस में। ऐसा है कि जो भी फ्रॉड कर रहा है जेल वगैरह भेजा जाए, उसको कोर्ट वोर्ट में उसकी सुनवाई हो, तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट ये चीज देखने को लगा। क्योंकि पैसे से ही जब मामला सुलझता है ना तो उतना बड़ा उदाहरण लोगों के सामने नहीं आ पाता कि स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है। अभी दिमाग में रहता है कुछ गलत करेंगे तो क्या होगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ज्यादातर लोग यही सोच के गलत करते हैं। तो ये जो मतलब लोग इनको मसीहा मान रहे थे कि भसीन के हसीन शेयर है, तो हसीन हसीन सपने देखते थे कि इनकी रिकमेंडेशन लेके हम पैसे कमाएंगे, पैसे छापेंगे और मतलब यहाँ पे व्यूअर्स के हसीन सपने पूरे करने के बजाय खुद के हसीन सपने यहाँ पे भसीन जी पूरे कर रहे थे।
तो इसीलिए मैं ज्यादातर टाइम्स आपको बोलता हूं कि ठीक है यूट्यूब पे भी ये सब चीजें होती हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स पे तो 100% ही ये चीजें होती है। और एक और बात इनके केस में क्या है पता है आपको, ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड न इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है रजिस्टर्ड, और न ही रिसर्च एनालिस्ट है। जो भसीन साहब है ना रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, न रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, ना आरए है, कोई नहीं है। और ऐसे में वो स्टॉक एडवाइजरी दे रहे थे, समझ रहे हो? तो मतलब कुछ इनके पास लाइसेंस भी नहीं था इनके नाम पे, और ये हर जगह पे इतने पॉपुलर थे और इतना एडवाइजरी सर्विसेज भी दे रहे थे। अब एक चीज और, आईएफएल के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट 30 जून आई थिंक 2024 या 22 तक था, और उससे 12-13 दिन पहले 17 जून को इनका कैंसिल कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कहा गया कि इनकी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं उसके कारण। समझ में आ रहा है? मतलब 10-12 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना हेल्थ इश्यूज के कारण, कुछ तो बात है। तो ये चीजें हैं। तो जो भसीन साहब हैं, इससे पहले भी मतलब बहुत सारे लोगों पे, सीएनबीसी के एंकर्स पे ये इल्जाम लगी, फंड मैनेजर्स करते ही रहते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स के काफी लोगों पे अभी रिसेंटली ये इल्जाम लगा है फ्रंट रनिंग करने का, कि ये लोग पहले खुद खरीद लेते हैं। अब देखो 100 के 100 लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन 10-20 भी कर रहे हैं तो बड़ा नंबर हो जाता है। पहले खुद खरीद लेते हैं, अलग अलग सेल अकाउंट बना के, कंपनी के नाम पे अकाउंट बना के, वाइफ के नाम पे अकाउंट पे बना के, कोई फ्रेंड है उसके नाम पे अकाउंट बना के, एंड देन उसके बाद व्यूअर्स को वही स्टॉक रिकमेंड कर देते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है, और आप भी इन चीजों का ध्यान रखें। इन लोगों के रिकमेंडेशन पे भरोसा मत करना। अपनी, या तो समझ में नहीं आ रहा तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, टेंशन फ्री रहो, या तो खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे।